हेलो, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित महासाब से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है जो उसका हम आज सॉल्यूशन बता रहे हैं। उसको आप बड़े ही सरल और आसान तरीके से इस सॉल्यूशन को देखिएगा कि किस प्रकार से हम इस सॉल्यूशन को कर रहे हैं। आइए देखिएगा, कक्षा 9वीं का जो पेपर है उसमें आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा स्टैंडर्ड गणित। इनमें से परिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय अर्थात वे संख्या होती हैं जिनमें वर्गमूल लगा हो, तो ये अपरिमेय होगी, ये अपरिमेय होगी, ये भी अपरिमेय होगी। लेकिन ये आप देख रहे हैं परिमेय होगी। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल के अंदर 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, इसलिए परिमेय हो गई। बाकी ये परिमेय, बाकी ये सब अपरिमेय है। 9 के ऊपर 3/2 की घात अर्थात 3 के ऊपर 2 की घात गुणे 3/2 की घात, 2 से 2 कट गए, 3 के ऊपर 3 की घात अर्थात 27 उत्तर आएगा। बाकी ये नहीं होंगी। इसमें देखिए दोनों में धन चिन्ह लगे है, तो इसमें लॉजिकली आप देखेंगे कि सब में धन चिन्ह वाला होगा, अर्थात ये पहला होगा और गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा। अब देखिए चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में, तो सबसे पहले हम चतुर्थांश के बारे में बता दें। इससे संबंधित ढेर सारे प्रश्न आए हुए हैं। ये जो आड़ी रेखा है इसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे ही भुज कहते हैं, इसे ही आड़ी रेखा या क्षैतिज रेखा कहते हैं। खड़ी रेखा को हम वाई अक्ष, कोटि या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और इनके जो कटान बिंदु से मूल बिंदु कहते हैं। इसके बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये आप रट लीजिए। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। और ये 4 भागों में डिवाइड कर देता है। 4 भागों में बांट देते, तो पहले भाग को यहाँ से शुरू करना है, इसको प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। इस वामाव्रत चलना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके 4 भाग होते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है, उसके भी आप आंसर लिख देखिएगा। जो एक्स अक्ष से हम भुज कहते हैं और कोटि उसे हम वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। अब इसमें देखिए चिन्ह, चूंकि ये धन एक्स है, ये कौन सा चिन्ह है हमारा? धन एक्स, और ये क्या है? धन वाई। ये धन धन से घिरा, इसलिए दोनों के धन धन चिन्ह है। इसमें देखिए ऋण धन है। ऋण धन क्यों है? ये एक्स ऋण का है और वाई धन का है, तो ऋण पहले लिखेंगे, धन बाद में। यहाँ पर देखिए ऋण ऋण अर्थात तृतीय में दोनों ऋणात्मक एक्स से ऋणात्मक वाई, ऋण ऋण। और चौथे में धनात्मक एक्स और ऋणात्मक वाई, इसलिए धन ऋण। अब पहले में धन धन, तीसरे में ऋण ऋण, लेकिन दूसरे चौथे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि धन ऋण लगाएं कि ऋण धन। देखिए जब हम अंग्रेजी के गामा पढ़ते हैं तो एक्स, वाई और जेड, पहले क्या आता है? एक्स आता है कि वाई के जेड? पहले आता है एक्स। तो यह इस तरफ देखिए, पहले आपको एक्स का चिन्ह लगाना है, अर्थात ये एक्स ऋणात्मक है तो पहले एक्स का चिन्ह, फिर वाई का, तो वाई का यहाँ धन है, तो ये बिल्कुल उसी क्रम में लिखना है। यहाँ देखिए जो पहला ऋण है ये एक्स का है, दूसरा है ये वाई का है। यहाँ देखिए एक्स धन का है, वाई ऋण का है, तो आपको हमेशा बिंदु में एक्स और वाई के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखिए जब दोनों में ऋण हो, केवल चिन्ह देखना, मान से कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों में ऋण चिन्ह लगाया था, किस चतुर्थांश में होगा? ये तीसरे में होगा। दूसरे में कौन सा होगा? पहला ऋण, दूसरा धन, और पहले में कौन होगा? धन धन होगी। और ये किस में होगा? धन और ऋण चौथे में होगा। तो ये जब प्रश्न आएगा तो आपको बताना रेखिक समीकरण के कितने हल होंगे। देखिए कोई भी रेखिक समीकरण होगा दो चर वाला, उसके अनंत अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि x का मान आप मन से 0 भरेंगे तो y का आएगा, फिर 1 भरेंगे तो आएगा, 3 आएगा, 100, जितने मान भरते जाएंगे अनंत मान आते जाएंगे। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। किसी चतुर्भुज में उसके चारों अंतःकोण, देखिए चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का योग 360 होता है, लेकिन जब त्रिभुज आ जाता है 3 भुजा, तो उसका कितना होता है? 180 अंश। अर्थात इसका क्या होगा? क्या होगा? चारों के कोण होंगे 360 अंश होगा। ये हमारे विकल्प हो गए। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति, किसी भी संख्या के ऊपर x के ऊपर 0 की घात, अर्थात हमने क्या पढ़ा है? 1 पढ़ा है, तो 100 के ऊपर 0 की घात उत्तर कितना होगा? 1 होगा। यहाँ देखिए x धन y, x ऋण y, अपने एक सर्वसमीका पढ़ी है, a धन b, a ऋण b बराबर क्या होता है? a वर्ग ऋण b वर्ग, अर्थात x वर्ग ऋण y वर्ग होगा। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को अभी देखिए, जी अक्ष थे हमारे पास x अक्ष और y अक्ष, इसके प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो इसमें भरना था हमें मूल बिंदु भरना था। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या, देखिए हमने दो वृत्त ऐसे खींचे और ये बराबर है, तो इनकी त्रिज्याएं भी कैसी होंगी? बराबर। तो यहाँ हमें क्या लिखना है? बराबर। वे दो कोण जिनका योग 180 है। अच्छा, यहाँ देखिए कोणों के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लें, आपको कोणों के संबंध में देखना है। तो देखिए ये कोण होता है, एक 0 अंश, 0 से 90 अंश, 90 से 180 अंश और 360 हमने कोण लिखे हुए हैं।
शून्य और 90 के बीच में जो होते हैं कोण, मान लो 1 अंश से लेके 89 तक, ये सभी कोण होते हैं न्यून कोण। 90 से कम वाले न्यून कोण, 90 से ज्यादा वाले अधिक कोण। लेकिन कहाँ तक? 180 के पहले। 90 और 180 के बीच के कोण को अधिक कोण, और 180 अंश के कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं, ऋजु कोण। और 180 से अधिक वाले और 360 से कम वाले को हम प्रतिवर्ती कोण, ये भी परिभाषा आई हुई है। मतलब 180 से ज्यादा और 360 से कम वाले कोणों को हम प्रतिवर्ती कोण, और 360 अंश को हम पूर्ण कोण कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। अर्थात जिन कोणों का योग 180 हो जाए, जैसे हमने एक कोण को माना x और एक को मान लिया y, ये हो गया 180, तो इन x और y को, यहाँ x और y को हम क्या कहेंगे? समपूरक। अर्थात जब हम x का घटाएंगे तो y का मान आ जाएगा, y का घटाएंगे तो x का, मतलब इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180, तो उसे हम समपूरक कहेंगे। और इनका यदि योगफल यदि 90 हो जाए तो इसे बोलने लगते हैं पूरक। ध्यान रखिएगा, पूरक मतलब जिनका योग 90 हो जाए, समपूरक मतलब जिनका कोण 180 हो जाए। तो इन कोणों को आप बहुत अच्छे तरीके से सीखिएगा। तो यहाँ देखिए, दो कोण जिनका योग 180 अंश, क्या बोलते हैं हम? समपूरक। इसमें समपूरक लग जाएगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये प्रमेय पढ़ा होगा, अर्थात 90 अंश होगा। अब देखिए, सत्य में एक घात वाले किसी भी चर की घात जितनी होती है वो उसकी घात कहलाती है। तो एक चर वाले को हम क्या बोलते हैं? रेखिक बोलते हैं, ये सत्य हो जाएगा। दो घात को हम क्या बोले? द्विघात। तीन को बोलते हैं त्रिघात। तो यहाँ एक घात को हमेशा रेखिक कहा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक अभी हमने बताया 0 0 होते हैं, ये भी सत्य है, क्योंकि ये प्रतिच्छेद बिंदु जो तो मूल बिंदु, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर, अच्छा एक बिंदु, दो भिन्न बिंदु ले लें एक यहाँ, इससे कितनी रेखा खींची जा सकती? बताइए कितनी खींच? केवल एक ही, कि दो ही बिंदुओं से होकर जाए। तो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से होकर जाने असंख्य रेखा, ये कैसा हो जाएगा हमारा? असत, क्योंकि हम केवल एक खींच सकते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण और ये भी सत्य है। आप जब समकोण के उसमें पढ़े होंगे गुण, तो उसमें ये लिखा है। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम, ये भी एक प्रमेय है, ये भी सत्य है, आगे आया है सिद्ध करने के लिए। वर्ष के कुल महीनों का 3/4। देखिए, वर्ष में कुल कितने महीना होते हैं? 12। 12 का 3/4 निकालिए, 3/4, 4 3 12, 3 और 3 का गुणा करिए, कितना आएगा? 9। जबकि कितना लिखा? 8। तो ये भी कैसा हो जाएगा? असत, जबकि कितना आना चाहिए था? 9। अब पहुंचते हैं हम सही जोड़ी पर। सही जोड़ी में देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भाग ना जाए, तो हमारे पास क्या है? 2। अर्थात इसका उत्तर क्या है? ये 0.1/10, अर्थात दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा? 1/, यहाँ 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, उत्तर आएगा 1। अर्थात इसका 2 का क्या हो जाएगा? ये। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 3.7। ये कितना हो जाएगा हमारा? तीसरा। और 4 और 1 5, 5/5, यानी 1 घट जाएगा 2 में से, कितना आएगा? -3। ये कितना हो जाएगा? चौथा। फिर ऋण 18/25। देखिए, इसमें जब हम भाग देंगे तो ऋण में कौन सी उत्तर है हमारा? ये है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5वां। और एक अपरिमेय संख्या कौन सी है हमारी? ये। देखिए, अपरिमेय संख्या लिखने के लिए आई है, तो ये भी हम आगे लिख सकते थे। हमारा कितना हो जाएगा? 6वां। तो इस प्रकार से अब इसमें देख रहे हैं, यदि 4 पेन की कीमत 36 है, तो एक पेन की कितनी होगी? अर्थात हमें 36 में 4 का भाग देना था, 9 रुपये आ जाती। कितना लिखने थे? इसका 9 रुपये। फिर बिंदु 0 3। अब देखिए, ये किस अक्ष का है? ये पहला होता है x का और दूसरा होता है y का। तो जिस अक्ष का मान 0 है, तो वहां पर नहीं होगा, क्योंकि उसका कुछ मान नहीं है। तो किस अक्ष का मान है हमारे पास? y का। तो ये किस अक्ष पर होगा? y अक्ष लिखना था, या कोटि लिख देते आप। दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मान है। दो चरों वाला रेखिक समीकरण क्या होता है? ax + by + c = 0। ये रेखिक समीकरण है, इसलिए बराबर लगाना पड़ेगा। समीकरण में यदि x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा? देखिए, x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए, हमें पहले हल करना पड़ेगा। तो हमारे पास x धन 2y = 5 है। x का मान 1 भरिए, 1 धन 2 = 5, 1 को उस तरफ ले जाइए, 2y = 5 ऋण 1, तो 2y = 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4/2, अर्थात 2। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। रेखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात को क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात क्या कहलाती है? तो अब उच्चतम घात क्या होती है? 1 होती है हमेशा। कितनी कहेंगे? 1 घात होती है। 75 का पूरक, देखिए 90, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90। तो 90 में से 75 घटाइए, कितने बचे हमारे पास? 15 अंश। आ जाएगा। अब आइए इनको सरल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6,
इसको हमारे पास सर्वसमीका का भी प्रयोग कर सकते हैं अथवा दोनों का गुणा कर दीजिए। तो गुणा कीजिए 5 का इस पूरी ब्रैकेट का इस पूरे में, तो 5 ऋण वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 5 का, फिर करेंगे 5 ऋण वर्गमूल या वर्ग सर्वसमीका से 5 का गुणा अंदर कीजिए पूरे के साथ, तो कितने हो गए 25। 5 का वर्गमूल 5 के साथ, देखिए यहाँ जो गुणा है, यहाँ आपका 5 ऋण वर्गमूल 5 जो हम गुणा कर रहे हैं, तो 5 और 5 का गुणा होगा 25 ऋण 5 का यहाँ गुणा कितना होगा हमारा 5 वर्गमूल 5 ज्यों करते हो, क्योंकि ये हमारा x मान लीजिए आप 5 ऋण x ऐसा गुणा करिए, तो 25 ऋण आप 5x लिखते, तो x मतलब ये वर्गमूल है जो आपको उसी के साथ लिखना है, तो ऋण 5 वर्गमूल 5। इसी प्रकार यहाँ गुणा हो जाएगा धन 5 वर्गमूल 5, और वर्गमूल 5 और 5 का कितना होगा 5 होगा। देखिए वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5 अर्थात वर्गमूल 25, अंदर ही अंदर का गुणा करना है, तो वर्गमूल 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, इसलिए 5। ये दोनों हमारे कट गए क्योंकि एक ऋण का एक धन का, 25 में से 5 का कितना आ गया उत्तर 20, ये लिखना है। यहाँ देखिए घातांक नियम, यदि आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2 के ऊपर 2/3 और 2 के ऊपर 1/3। देखिए आधार समान है तो हमारा नियम लगेगा 2 के ऊपर 2/3 धन 1/3। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये नियम पड़ा होगा। अब इसका लघुत्तम लिखिए, घातों की हर समान है तो नीचे 3 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, उत्तर कितना आ गया 2 के ऊपर 1 की घात, अर्थात इसका उत्तर कितना आ जाएगा 2। चलिए इसका हर का परमेकरण, हर का परमेकरण क्या है 1/7 ऋण 2। इसका हर नीचे की संख्या का चिन्ह पलट कर गुणा करना है, तो इस प्रकार से वर्गमूल 7 धन 2, वर्गमूल 7 धन 2। गुणा कैसा होता है, अंश में अंश का और हर में हर का, तो आप गुणा कीजिए इसका 1 में, तो वर्गमूल 7 धन 2 हो जाएगी। अब जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आप बिल्कुल ए ऋण बी ए धन बी की सर्वसमीका आपने पढ़ी है, ये भी लगा सकते हैं, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं ऐसा। तो आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग, हमेशा लिखना है आपको, पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का, तो ये कितना वर्गमूल 7 धन 2, और नीचे देखिए 7 वर्गमूल 7 गुणित वर्गमूल 7 कितना आ जाएगा 7। अभी हमने बताया था 5 और 5 का 5, तो 7 और 7 का 7, 6 और 6 का 6, वर्गमूल लगाओ तो ये हो जाएगा 7। लेकिन यहाँ 2 है तो 2 के ऊपर 2 की घात कितना होगा 4, तो ये ऊपर का जो कहते हैं वर्गमूल 7 धन 2, नीचे 4, 7 में से 4 के कितने बचे 3, जी आपका उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा वर्गमूल 7 धन 2/3। 3 और 4 के बीच दो परिमेय, देखिए कभी भी परिमेय संख्या लिखने आ जाए तो बहुत ही आसान और सरल तरीके से क्या लिखेंगे आप, जो संख्या लिखी है उसमें शून्य लगा दीजिए, तो 3 और 4 इसमें शून्य लगाएंगे तो नीचे 10, ई में शून्य लगाएंगे तो नीचे 10। अब देखिए आप 30 से 4, अभी 3 और 4 के बीच में कोई संख्या नहीं दिख रही थी, लेकिन 30 से 40 के बीच में दिखने लगी, तो कौन सी होगी, आप लिख दीजिए इसकी 31, इसके बीच की संख्या कौन कौन होगी 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, हमारी 10 संख्याएं लिख सकते हैं। हमें लिखना कितनी थी 2, और ज़्यादा पूछ रहे हैं तो 109 लगा लीजिए, तो 300 से 400 100 हो जाएंगी, और क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच आप अनंत परिमेय संख्या होती है, तो इस लॉजिक को ध्यान रखना है शून्य लगा के। इसका शून्यक निकालिए, शून्यक निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर लेना है, तो 2x धन 1 को शून्य के बराबर लीजिए, तो 2x बराबर ऋण 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा ऋण 1/2, ये इसका शून्यक निकल आएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 हो गया। 8 का देखिए, अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न है x बराबर 0 पर इसका मान रखिए, तो देखिए जहां जहां x है वहां 0 भरिए, तो 5 गुणे 0 ऋण 4 0 का वर्ग धन 3 कितना हो जाएगा ये हमारे पास। आप इसको हम हल करेंगे, देखिएगा हमारे पास 5x ऋण 4x वर्ग धन 3, x बराबर हमें क्या भरना है 0, तो यहाँ लिखिए 5 कोष्टक में 0, 4 0 का वर्ग धन 3, 5 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, धन क्या बचा हमारे पास केवल 3, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। अच्छा, बिंदुओं के भुज एवं कोटि, देखिए भुज मैंने क्या कहा, जो पहला मान है वो भुज है, भुज एवं कोटि के मान, तो भुज लिखिए पहले, भुज क्या क्या होंगे, भुज बराबर पहले का ऋण 2, दूसरे का 3, भुज हो गए। अब कोटि कितनी कितनी होगी, दूसरा 3
और ऋण 2। तो ये भुज और कोटि हो गई। कार्तीय तल में किसी बिंदु को निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं हम? एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। तथा इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को लिखिए। मैंने अभी बताया था प्रत्येक भाग कौन सा है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। एक्स अक्ष ये क्षैतिज रेखा क्या है हमारी? एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर कोटि। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। अब देखिए निर्देशांक चित्र बना हुआ है, इसी में देखिए ये धन धन है, ये ऋण धन है, तो बिल्कुल कोई चित्र यहाँ बना हुआ है। बी के निर्देशांक, ये बी दिख रहा है आपको, बी यहाँ वी के निर्देशांक। तो पहले एक्स का, एक्स कितनी जगह है? ऋण 5, और वाई कितना है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? ऋण 5 2। एच के निर्देशांक क्या है हमारे पास? यहाँ देखिए एक्स का मतलब ऋण 5, और इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास? ऋण 3। सी के निर्देशांक एक्स का मान पहले 5, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ऋण 5। डी के निर्देशांक कितने होंगे? एक्स का मान 6, इसका मान 2। अब यहाँ बी के निर्देशांक पूछी, मतलब यही लिख देना है। सी के निर्देशांक पूछे हैं, अर्थात यही लिख देना है। अब लिखा डी का भुज, डी कहाँ है? ये है। डी का भुज कितना है? भुज मतलब 6, तो यहाँ केवल भुज लिखना है, अर्थात 6 लिखना है। और एच की कोटि लिखना है, मतलब ऋण 3 लिखना है। तो ये हम इसमें से देख के लिख सकते थे। चलिए, और अगला पर किस चतुर्थांश में? यहाँ पर देखिए चिन्हों के आधार पर हमने बताया था, पहले ऋण लगा है फिर धन, तो इसमें देखिए ऋण धन कहाँ है? ये है, अर्थात ये कहाँ होगा? दूसरे में। ऋण ऋण कहाँ है? तीसरे में। ये कहाँ होगा? तीसरे में। ऋण शून्य, अब देखिए शून्य आ जाए तो जिसका मान शून्य उस पर नहीं होगा, जिसका मान है, ये किसका मान है? एक्स का, अर्थात ये ऋण एक्स पर होगा। यहाँ लिखेंगे हम एक्स अक्ष पर होगा। और 1 और 2 दोनों में धन है, अर्थात कहाँ होगा? ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। देखिएगा आप अगला, एक नोटबुक, नोटबुक की कीमत, हमने नोटबुक को मान लिया एक्स, तो कलम की कीमत को मान लिया हमने वाई, तो कितनी है? 2 गुनी। कलम 2 गुनी है, अर्थात क्या बन जाएगा? x बराबर 2y। क्या बन जाएगा? x बराबर 2y। हम एक समीकरण बनाना था। देखिए एक समीकरण के 2 हल निकालिए। देखिए वहां भी मैंने निकाले थे, x का मान भरते जाइए, y का मान, तो y का मान हम 0 भर दें इसमें। y का मान कितना भर दें? 0। देखिए कैसे हल करेंगे हम, x बराबर 4y, यहाँ हम y का मान भर दें 0 पहले, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणित 0, अर्थात 0। और y का मान हम 1 भर दें, तो x का मान कितना होगा? 4 गुणित 1, अर्थात 4। तो हमारे उत्तर क्या आ गए? जब x का मान हमारा 0 था, ठीक है, और x का मान 0 था, तो y का मान कितना निकला हमारे पास? हम यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें x और यहाँ लिख दें y। x का मान 0 तो y का मान 0, x को मान y को मान 1 तो x को मान 4। ये हमने इस प्रकार से इसके हल निकाल दिए, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है 12वां, k का मान निकालिए। देखिए y बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 1, तो कितने का? 2x धन 3y बराबर k का मान बताइए। यहाँ देखिए x की जगह पर 2 भर दो, तो 2 कोष्टक में 2, जहाँ मान भरो कोष्टक में लिखना है। 3 गुणित 1 बराबर k, ये कितने होगा? 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर k, तो कितने होगा? k बराबर कितना हो गया? 7। ये इस प्रकार से हमने इसका हल कर दिया। अब इसी का अथवा प्रश्न देखिएगा, 2x बराबर ऋण 5y। हमें समीकरण बनाना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये हमारा एक मानक द्विघातीय द्विचरीय रैखिक समीकरण है। तो इसको हमें x इसी तरफ लाना है, तो ये कितने हो गया? 2x, इस तरफ ले आया तो 5y बराबर 0। अब इसमें c नहीं है तो वो 0 होगा, अर्थात 2x धन 5y धन 0 बराबर 0। तुलना कीजिए। तुलना हमने तराजी के माध्यम से आपको पिछले वीडियो में बताई थी, उस वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको तुलना आसानी से बनने लगे। तो यहाँ x और x समान है, छोड़ दीजिए। a बराबर कितना आ जाएगा? 2। यहाँ से y और y समान है, b बराबर कितना हो जाएगा? 5, और c बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। तो इस प्रकार से एक प्रश्न हल हो जाता है। अब रेखाखंड की परिभाषा क्या है? किसी रेखा से काटा गया भाग उसका रेखाखंड कहलाता है। ठीक। वर्ग की परिभाषा, ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान और सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। इस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं। अब देखिएगा हमारे पास इसका अथवा जो प्रश्न है आप देखेंगे, अथवा प्रश्न क्या है कि यदि AC बराबर हमारे पास AC बराबर BD है, यदि है, दीदी या सिद्ध क्या करना है हमें? AB बराबर CD। चित्र में देखिए
ए सी बराबर, इन दोनों में लिखेंगे ए सी माइनस बी सी बराबर बी डी माइनस बी सी। अब आपने एक यूक्लिड का एक नियम पढ़ा होगा अभिग्रीत, कि बराबर में से बराबर घटाया जाए, अर्थात कहाँ से, बराबर में से बराबर घटाने पर बराबर होता है। देखिए ये ए सी में से हमने ए सी में से बी डी बराबर थे तो हम बी सी घटा दिया। अब चित्र में देखिए ए सी में से बी सी ये घट गया इतना, तो क्या बचा हमारे पास, केवल ए बी, तो ये हो गया ए बी। और बी डी में से बी सी घट गया तो क्या बचा, सी डी। ये हमारा सिद्ध हो गया। केवल इस यहाँ यूक्लिड का जो नियम है वो हमें यहाँ लगना है, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण अभी बताया 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम कोण को हम क्या करते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अर्थात 180 से ज़्यादा और 360 से कम, 360 से कम 180 से ज़्यादा, इनके बीच के कोण को हम प्रतिवर्ती कहते हैं। संपूरक कोण को उदाहरण से, अब संपूरक कोण क्या अभी बताया, जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए उसे हम संपूरक कहते हैं। अब उदाहरण क्या देना है, उदाहरण मान लो एक 50 अंश है तो इसका संपूरक क्या होगा, तो 50 धन x अपन माला तो 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से हम 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 130, तो ये हो जाएगा। एक कोण 50 है तो दूसरा 130 हो जाएगा, अर्थात इन दोनों का योगफल 180। तो आप विभिन्न उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ देखिए POR अर्थात POR ये हमारा कितना है, 5:7 है, अर्थात ये 5 है, 5x मान लिया, इसको हमने 7x मान लिया। अब देखिए ये क्या बन रही है, एक रेखा। यहाँ देखिए चित्र में ये 5x है, ये 7x है, तो ये क्या बन गई, एक रेखा। अर्थात ये कौन सा कोण बन गया, रेखीय योग में। रेखीय योग में बनने से एक रेखा बन जाएगी, अर्थात 5x धन 7x बराबर 100। अब आप कहेंगे 180 कहाँ से आ जा, ये रेखीय योग में से आया है, रेखीय योग में। रेखीय योग में क्या कहता है, जिन दो कोणों का योग एक रेखा बन जाए उसे हम रेखीय योग। तो ये कितने हो गए 12x, कितने हो गए 12x बराबर 180 अंश, x बराबर 180 बटे 12, 12 को काटिए 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 1 हम 2, कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 15 अंश। x का मान 15 आ गया, हमें निकालना क्या था, क्या निकालना, POR कहाँ है, POR अर्थात 5x, 5x में 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणित 15 बराबर 75 अंश, अर्थात जी हमारा कितना आ गया 75। 7x का पूछें तो 15 15 सत्ते 105, 105 और 75 जोड़िए 180 अंश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आकृति में x और y के मान, देखिए बहुत ही आसान और सरल। आपने एक नियम पढ़ा होगा कि जब दो समानांतर रेखाएं एक त्रिछेदी रेखा को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये अंतःएकांतर हैं। ये अंत यानी दोनों रेखाओं के अंदर भीतर और एक रेखा की एक दूसरी अंतःएकांतर हैं। ये बाह्य एकांतर हैं, जो वालों कोण और जो वालों, ये बाह्य एकांतर हैं। तो और ये कौन से हैं, ये शीर्षाभिमुख हैं। इस प्रकार से बहुत सारे कोण बनते हैं, आप अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। यहाँ हम प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ देखिए ये 130 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 130, कहाँ से, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं बराबर, तो y का मान 130 आ गया। और y और x देखिए अंतःएकांतर है, अर्थात x बराबर भी कितना हो जाएगा 130, कहाँ से लिखेंगे, अंतःएकांतर कोण कैसे होते हैं बराबर होते हैं, तो ये वहां से आ गया। चलिए अब आते हैं अगला, भुजा 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 सर्वांग, अर्थात तीनों भुजाएं। किसी त्रिभुज की दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की परस्पर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये लिखना था। अर्थात हमने दो त्रिभुज बनाए, एक से जब भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो किसी त्रिभुज की एक तीनों भुजाएं संगत दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते, ये लिखना था। इसी प्रकार समकोण कर्ण, समकोण कर्ण में दो समकोण त्रिभुज आ जाएंगे। दो समकोण त्रिभुजों में एक इस भुजा का कर्ण एक अन्य भुजा संगत दूसरे त्रिभुज की कर्ण तथा अन्य भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये 5 नियम मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उनको आप बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो आगे। समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं, तो पहला गुण हो गया। दूसरा गुण, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते क्योंकि ये तिरछी आकृति होती है, दूसरा गुण। तीसरा गुण बहुत सारे लिख सकते हैं, इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंब नहीं करते, केवल समद्विभाजित करेंगे, मतलब काटेंगे। यहाँ
ठीक है, ऐसे लिख सकते। इसी प्रकार आयत, इसको हम सीधा कर दें इस प्रकार से तो आयत बन जाता है। अतः ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समान एवं समांतर मतलब पहले ही जैसा, इसमें अंतर आ जाएगा, इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और ये विकर्ण भी समद्विबाहित करते हैं और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसमें आमने सामने की कोण बराबर होती है। तो इस प्रकार से आप कोण। अब आता है ये अगला प्रश्न, पहले इसका अथवा वाला देखिए। ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी एवं अनावर्ती हैं, अर्थात अशांत अनावर्ती हैं। अर्थात वे संख्या लिखना जो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के उदाहरण में आप वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, पाई, वर्गमूल 7 ये लिख सकते थे। अथवा हमें ये नहीं लिखना है तो आपके पास पिछले इसमें आया था कि 0.202002002 हर बार एक शून्य एक्स्ट्रा बढ़ाते जाइए और अगली लिखना तो 101001001001000 डैश 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 और लिखना तो 3 लिख दीजिए 03003 इस प्रकार से, और लिखना है तो 4, कोई भी नंबर डाल के बस इसमें शून्य लगाते जाइए। ये आपकी ढेर सारी संख्याएं लिख सकते हो। दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अर्थात समचतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या है देखिए। हम पहले सबसे समचतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, अर्थात ये ऐसी होंगी परंतु तिरछा बनेगा ये, तो ये बनेगा। अब देखिए चारों बराबर हैं तो हमें क्या पूछना है, परस्पर लंब होते हैं, क्या होते हैं विकर्ण। अर्थात ये ऐसा सिद्ध करना है कि यदि ए बी सी डी ये है तो हमें प्रूव करना है ए सी लंब सी डी, ये प्रूव करना है। तो देखिएगा ये हमारे पास त्रिभुज बन गया। आपको रेगुलर और लंब करना है तो ये कोण और ये ऐसे त्रिभुज लेना है कि ये रेगुलर आ जाए। अब देखिएगा ये वाली भुजा इसकी बराबर होती है, ठीक है, और ये बराबर। अब यहाँ देखिए नियम पे दिया है समांतर चतुर्भुज लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज ABCD में क्या क्या लिखा है कि जिससे फिर सिद्ध हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AC लंब CD दिया है समांतर चतुर्भुज। अब उत्पत्ति में आपको कुछ नहीं करना है, सर्वांग समता का नियम लगाना है। ऐसे त्रिभुज लेना जो रेगुलर हो। तो लीजिए त्रिभुज ए, इसको नाम दे दीजिए AOD, त्रिभुज AOD एवं त्रिभुज क्या लिखेंगे हम AOB, त्रिभुज AOB में। अब दोनों में चले तो देखिए AD बराबर क्या है हमारे पास AB, ये कहाँ से दिया है, देखो कहाँ दिया है क्योंकि ये दोनों बराबर होती हैं। फिर लिखा है AO बराबर AO कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ, समझ गया ना, एक ही भुजा है दोनों के लिए। और BD बराबर BO बराबर DO, कहाँ से, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ये बराबर होगी। तो कौन सा नियम लग गया, भुजा 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 सर्वांग समता। तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी एक त्रिभुज की। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज AOB। जब सर्वांग सम हो गए, क्योंकि हम बताया था सर्वांग समता के नियम में किसी भी त्रिभुजों की यदि 3 गुण समान हो जाएं तो अन्य 3 भी आपस में बराबर हो जाते हैं। अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर हो गए, कहाँ से, CPCT से, अर्थात सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत अवयव से। अब देखिए अब चूंकि कोण 1 और कोण 2 बराबर क्या है 180, कहाँ से, रेखीय युग्म से, रेखीय युग्म है। अब ये 2 ही बराबर हैं तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 90। ये प्रूफ हो गया कि AC लंब क्या हो गया हमारे पास AC लंब BD, CD की जगह क्या लिखना है BD। ये इस प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए इसका अगला जो है विकर्ण वाला, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण से 2 सर्वांग सम त्रिभुज में। अब यहाँ हमें क्या बनाना है, इसका अथवा लेंगे हम, अथवा एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। समांतर चतुर्भुज अर्थात इस प्रकार से ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एक हमने विकर्ण लिया, इसका नाम रख दिया ABCD नाम रख दिया। तो देखिएगा अब बस वही लगना है नियम, AB त्रिभुज लेना है ABC और ADC। तो ये वाली भुजा AB बराबर CD दिया है क्योंकि होता ही है, AD बराबर BC होता ही है क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, AC बराबर AC उभयनिष्ठ, अर्थात भुजा 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 से यही नियम लगना है, भुजा 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 सर्वांग समता है। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए सर्वांग सम। यही तो प्रूव करना था कि बताइए कि दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं सर्वांग सम। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 20वां, क्या कह रहा है कि आकृति में AOC देखिए ABC
ये पूरा है 69 और ए सी बी ये है 31। यहाँ देखिए अब ये त्रिभुज ए बी सी में ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपने कितना पढ़ा, त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो ये एक कोण ए निकालना है हमें, इस चित्र में देखिए कोण ए निकालना है तो क्या लिखेंगे, कोण ए धन 69 धन 31 बराबर 180। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, अतः त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ये लिखना पड़ेगा। तो जोड़ो आप, तो कोण ए ये कितने होगा हमारे 69, ये कितने होगा 100 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 ऋण 100 अंश। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 80 अंश, अर्थात कोण ए 180 ए 80 आ गया। तो कोण ए बराबर कोण डी होता है, क्यों, वृत्त के एक ही खंड के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, वृत्त के एक ही खंड के। देखिए बीसी एक जीवा हो जाएगी, इसके एक ही खंड यानी वृत्त के एक ही तरफ है, कोण ए और डी, ये आप एक में पढ़ा होगा, वृत्त के एक ही खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जितना कोण ए है उतने हमारा क्या हो जाएगा डी। इस प्रकार से हमने प्रूफ हो जाता है कि डी का मान भी, क्योंकि बी सी डी निकालना था हमें, बी सी डी, ठीक है। अब बी सी डी निकल आया तो ये हमारा कितना हो गया डी, बी डी सी निकालना था, ठीक है, निकल आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, हाँ ये भी देखिएगा थ्योरम में, यहाँ देखिए ये 30 है, ये 60 दिख रहा है, दोनों को जोड़िए कितना हो गया 30 पूरा 30 और 60 कितना हो गया 90, ये पूरा 90 है। आपने एक थ्योरम पढ़ा है, किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष परिधि पर बनाया गया कोण का दोगुना होता है, अर्थात कोण पर जो कोण इस यहाँ कोण बनेगा वो 2 गुना होगा। तो ये 90 है तो इसको आधा होगा, ये कितना होगा जो 45, ये आपको लगाना था, इसका निकाल के ये आपको आधा कर देना था, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 21 देखिएगा आप, 21 में क्या कह रहा है, इनको सत्यापित करना है, अर्थात RHS लेके LHS करना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम दायां पक्ष लेंगे, मतलब RHS लेंगे, RHS लीजिएगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, गुणा कीजिए, पहले एक्स का पूरे में गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अब वाई का करिए, प्लस वाई ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, गुणा करना है, एक्स का सभी के साथ गुणा होगा। तो एक्स का एक्स के साथ एक्स घन ऋण एक्स वाई के साथ एक्स वर्ग वाई धन एक्स का वाई के साथ, यहाँ वाई का करिए तो वाई प्लस एक्स वर्ग माइनस एक्स वाई वर्ग और प्लस वाई का घन। देखिएगा आप काटिएगा, एक्स वर्ग वाई, ये है एक धन का एक ऋण का, ये भी कट गए, क्या बचा आपके पास एक्स का घन धन वाई का घन, ये क्या है आपके पास LHS, इससे 2 गया, अतः RHS लेके LHS, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए प्रश्न क्रमांक इसका अथवा देखिएगा, यही जो इसमें आया था प्रश्न, ये लॉजिक लगना था, इसी का फॉर्मूला है, इसके गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 64m का घन माइनस 343 n का घन, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले इसके गुणन 64 को हम क्या लिख सकते 4 का घन और 343 को क्या लिख सकते हैं हम 7 का घन। देखिए 7 का घन करिए इतना ही आएगा, 4 घन इतना। तो सबसे पहले घन क्यों करना है, क्योंकि m पे घन है और n पे घन है। तो 4m के ऊपर 3 की घात 7n के ऊपर 3 की घात। अब इसका गुणनखंड आपने सर्व समीकरण पढ़ी होगी, a का घन ऋण b का घन, यहाँ ऋण लगा तो ऋण वाली, धन वाली तो हमने पीछे ही लिखी हुई थी। तो गुणनखंड होता है a ऋण b, a का वर्ग ab धन b का वर्ग। बस इसमें मान भरिए, एक ही जगह पर भरना है, तुलना करना है, a बराबर 4m और b बराबर 7n, बस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a बराबर 4m और b बराबर 7n, भरिए। तो ये हो जाएगा 4m ऋण 7n, इसमें हो जाएगा 4m का वर्ग, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दो, ठीक है, ऋण 4m इंटू 7n धन 7n का वर्ग, बड़ा कोष्टक बंद। 4m ऋण 7n एक कोष्टक में, 4 का वर्ग है तो कितने हो जाएंगे 16m का वर्ग, 7 चौके 28mn धन 7 सतैया 49n का वर्ग। ये आपका गुणनखंड हो गया, तो सीधे 4 नंबर देता था।
चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न क्रमांक जो 22 है उसको देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 22, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु देखिएगा, सभी में सर्वांग समता के नियम लगना है। एक हमने एक त्रिभुज लिया, इस प्रकार से बना, ये समद्विबाहु है। ये हमने इस प्रकार से खींचा कि ये कोण 1 और 2 कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, तो अब देखिएगा, एक त्रिभुज ए बी सी था, इसको हमने डी ले लिया। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमारे पास, दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में क्या बराबर है, ए सी बराबर ए बी, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि भुजाओं के सम्मुख कोण अर्थात कोण बी बराबर कोण सी प्रूव करना है, कोण बी बराबर कोण सी, ये प्रूव करना है। अब चलिए रचना करते हैं हम। रचना क्या करना है कि कोण ए का समद्वि या अर्धक लिख दो, सीधा अर्धक करने पर कर दिया तो ये एडी हो जाएगा। एडी खींचा बना दिया तो कोण 1 अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 ये बराबर हो गए, क्योंकि अर्धक खींच रहा, अर्धक मतलब 1 और 2। अब उत्पत्ति में क्या लेना है, त्रिभुज लेना है जी जो बने ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज कौन सा लेना है, ए डी सी में। अब बताइए क्या क्या बराबर, देखिए ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी जो कहाँ से दिया है, क्योंकि दिया है मतलब लिखा है कि समद्विबाहु है। ए डी कोण 1 बराबर कोण 2 कहाँ से, रचना से, क्योंकि हमने खींचा है, बराबर है। फिर क्या लिखा है, ए डी बराबर ए डी क्या है, उभयनिष्ठ है। ए डी बराबर ए डी क्या है, उभयनिष्ठ जानते जो दोनों जगह काम करे। जैसे जब एक लकड़ी गाड़ दें और इस तरफ भी और इस तरफ, तो ये कॉमन है, दोनों के लिए ऊंचाई बराबर रहेगी। तो अब यहाँ देखिए कौन सा नियम लगेगा, भुजा कोण भुजा, यहाँ लगा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो क्या हो गया, त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी। जब दोनों सर्वांग सम हो गए तो कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण सी, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसका अथवा देखिए, चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये भुजा, ये दोनों त्रिभुज लेना, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, और ये वाला जो कोण है, ये भी कोण यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ए, जो कैसे है 90 अंश दिया है। ठीक है, और बी सी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी बराबर ए डी, कहाँ से, ये दोनों कहाँ से आएगा, दिया है। अब बताना है ये कोण, तो कोण इसको आप 1 और 2 दे दीजिए, तो कोण 1 बराबर कोण 2 कहाँ से, ये है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कैसे होते हैं, यहाँ लिखना शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये आ गया हमारा कोण भुजा, क्या लग गया हमारा नियम, कोण भुजा सर्वांग समता से, और सर्वांग सम हो गए, अतः सिद्ध करना था कि ये समद्विभाजित करता है, अर्थात ये बराबर हो गया। ठीक है, अब चलिए प्रश्न क्रमांक हमारा आता है अगला, कौन सा, प्रश्न नंबर 23 में देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला। अब देखिए हमें एक वृत्त बनाना है, इस प्रकार से ये वृत्त बनाया, एक केंद्र बनाया, एक जीवा बनाई, ये जीवा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर लंब होती है, मतलब इसको बराबर बांटता है। ये पहले बराबर लिखा ही है, तो ये और ये हमने क्या की, रचना की। तो इसको ओ नाम दे दीजिए, इसको ए और बी नाम दे दीजिए, इसको पी नाम दे दीजिए। अब दिया है, क्या दिया है, दिया हमें लिखेंगे वृत्त ओ केंद्र वाले में जीवा ए बी कैसी है, ए पी बराबर बी पी, ये आपको दिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि ये लंब होती है, अर्थात सिद्ध करना है, यहाँ लिख दीजिए सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ओ पी लंब ए बी, ये सिद्ध करना है। अथवा ये कोण 1 और इसको 2 नाम दे देंगे, कोण 1 और 2 बराबर 90 अंश, ये प्रूव करना है, या तो ये या ये कछु भी लिख दो। अब आती है रचना। रचना में क्या करना है आपको, कि ओ को बिंदु ए और बी से
मिलाया, आप मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएंगे। अब आती है उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए दो ही त्रिभुज लेना है, त्रिभुज एपीओ एवं त्रिभुज बीपीओ में, बस इसमें ही बताना है क्या क्या बराबर है। देखिएगा ये बराबर होती हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे एपी बराबर बीपी, कहाँ से दिया है, देखो चित्र में लिखा है, ये दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है ओए बराबर ओबी, कहाँ से, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, देखो जावी त्रिज्या, एक वृत्त की क्या लिखेंगे यहाँ त्रिज्याएं, तो ये भी लिख दीजिए। फिर ओपी बराबर ओपी कैसी है, आप देख रहे हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है, तो कौन सा नियम लग गया, भुजा 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 सर्वांग समता से। त्रिभुज कैसे होगा, त्रिभुज जो हमने लाए थे वही लिखना है, जो कहते हैं एपीओ, इसमें सर्वांग समता के चिन्ह लगाना है, त्रिभुज बीपीओ। पहले जो त्रिभुज लेना थे हमेशा एवं लिखना है, जब उसमें हम गुण बता दें उस नियम लग के समरूपता हो जाए तो हम बीच में सर्वांग समता का चिन्ह लगाना है। जब सर्वांग समता का हो गया तो कोण एक बराबर कोण दो कैसे हो गया, बराबर सीपी सीटी से। जब दो ही बराबर हो गए, चूंकि एक और दो का योगफल कितना है 180 अंश, जो रेखीय योग में से यहाँ पर देखिएगा कोण एक धन कोण दो बराबर 180, कहाँ से होगा ये रेखीय योग में से। तो अब एक और दो बराबर हैं तो कोण एक धन कोण एक की जगह पर रख दीजिए, तो ये कोण कितने हो गए, कोण एक बराबर 180 अंश, तो कोण एक बराबर कितना आ गया हमारे पास 90 अंश, अर्थात कोण एक बराबर दो बराबर 90 अंश, यही प्रूफ हो गया। तो सिद्ध हो गया कि ओपी लंब ए बी। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि त्रिज्या जो केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है वो इस पर लंब हो जाता है। चलिए इसका अथवा देख लीजिए। अथवा क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो देखिए हम एक वृत्त बनाएंगे इस प्रकार से, ये हमने वृत्त बनाया, केंद्र से बराबर जीवा खींचो, जा भी इतने जीवा है, या भी नाम रख दीजिए हमने ए बी, इसका नाम रख दिया हमने सी डी। अब ये केंद्र से बराबर दूरी पे है, क्या सिद्ध करना है, केंद्र पर बराबर, अच्छा कोण बराबर बताती हैं, तो ये केंद्र है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसको इस प्रकार से यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे और यहाँ मिला देंगे। अब आपको पता है कि ये इसके बराबर है कि नहीं, और ये हमेशा इसके ये बराबर होती है क्योंकि केंद्र त्रिज्या है। तो ये भी देखिए भुजा भुजा लग जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का केंद्र ओ में ए बी और सी डी कैसी हैं, ए बी बराबर सी डी, ये दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। सिद्ध क्या करना है, ये आपको लिखना पड़ेगा, सिद्ध क्या करना है, ये वाला कोण और ये बराबर कोण, अर्थात इसको अपन नाम एक और दो दे दीजिए, अर्थात सिद्ध करना है कोण एक बराबर दो। रचना में क्या करेंगे, ओ को ए बी सी और डी से क्या किया, मिला दिया। अब आते हैं उपपत्ति में क्या लिखना, त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए ओ बी एवं, अब यहाँ एवं लगाना है, त्रिभुज सी ओ डी में, यहाँ एवं जब हम लेंगे तो एवं और में, जब इसमें हम गुण बता देंगे तो देखिए ए बी बराबर हमारे पास हो जाएगा सी डी, ये कहाँ से आ गया हमारे पास दिया है, ठीक है दिया है। और क्या दिया है, ओ ए बराबर ओ डी, ठीक है, और ओ बी बराबर ओ सी, ये कहाँ से, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये क्या आ गया, भुजा 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 सर्वांग समता से, कैसे दो ही त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए, अर्थात अब सर्वांग सम को चिन्ह लगा देंगे, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी। जब सर्वांग सम हो गए तो कोण एक बराबर कोण दो कहाँ से हो गया, सी पी सी टी से। अतः सिद्ध हो जाता है कि बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण बराबर अंतरित करती हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि कक्षा 9वीं का जो पेपर था स्टैंडर्ड गणित का, उसको बहुत ही सरल और आसान तरीके से सीखा, और हंसते रहिए, सीखते रहिए और गणित का डर दूर करें गणित माँ साहब से। ओके, थैंक यू।